नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में हर बार की तरह हमारे साथ एक खास शख्सियत जिन्होंने ओलंपिक्स में कमाल करके दिखाया है। हम बात कर रहे हैं सरबजोत की। सरबजोत, बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जब ओलंपिक्स में कोई मेडल जीतता है तो ये हर किसी के लिए एक सपने जैसा होता है, क्योंकि कोई भी बहुत छोटे स्तर से जब शुरुआत करता है तो कम से कम एथलेटिक्स में, इन तमाम गेम्स में हर कोई ये सोचता है कि यार ओलंपिक में जाकर मेडल जीतना है। वो सपना पूरा हो चुका है, जीत दर्ज कर चुके हैं। आगे की राह कैसे देखते हैं और ये जीत कितनी आसान, कितनी मुश्किल रही? अगर सारा कुछ बताऊं तो अभी नॉर्मल है मेरे लिए चीज़ कि एज एथलीट मैं बताऊं तो अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में जब पता चलता है, दूसरे लोग जो इस चीज़ को देखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट हमारे लिए एक कई मैचेस ऐसे होते हैं कि अच्छे नहीं होते बट मेडल आ जाता है, तब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती उस चीज़ से, वो चीज़। बट अगर फ्लैशबैक की वो सारी बातें करें तो मतलब काफ़ी अच्छा था। और अगर हम इसी मुकाबले की बात करते हैं तो आप 10 मीटर एयर पिस्टल में खेल रहे थे, मिक्स्ड डबल्स का इवेंट था। किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर रही और जब पदक के बहुत करीब थे तो उस वक्त के वो मोमेंट्स क्या होते हैं? क्योंकि हम टीवी पर देख रहे थे आपको और पूरा भारत देख रहा था। दिल में क्या तमाम चीज़ें चलती है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि तैयारी तो पूरी है लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे ज़्यादा। उस टाइम पे ऐसा था कि जैसे मेरा इंडिविजुअल मैच हुआ और उसमें जस्ट एक इन अटेंडेंस से रह गया था। वैसे क्वालिफिकेशन भी अच्छी नहीं थी। अगर फाइनल में एंटर की बात करें तो फिर वो जस्ट एक इन अटेंडेंस ही थी। बट चलो उसके बाद ठीक नहीं, काफ़ी मतलब अजीब लगा कि लाइक यार इतना कुछ करने के बाद भी दिन अच्छा नहीं था वो। सेकंड 2 दिन बाद फिर मिक्स टीम की थी, मिक्स टीम मैच था वो, है ना। तो एक दिन था मेरे पास कि प्रॉपर बिल्कुल ही सेट हो जाओ, बट नहीं हो पा रहा था। जब पीटी थी उसमें काफ़ी अच्छी पीटी गई, तब जाके थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ कल के मैच के लिए मैं रेडी हूँ, कि कल को वो चीज़ नहीं मिलेगी मेरे को। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद वही सेम जैसे मैंने क्वालिफिकेशन करी वैसे ही मैंने ये मैच खेला, बस। और वही सारा कुछ दिन अच्छा नहीं था क्योंकि आप पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीत चुके हैं, मिक्स में भी, वर्ल्ड कप में भी और सिंगल्स में भी जीत चुके हैं। तो सिंगल्स का प्रेशर था दिमाग में कि यार यहाँ पर मैं नहीं कर पाया, मिक्स डबल्स का ये मेरे पास आखिरी मौका है। हालांकि उम्र भी आपके साथ है और माशाल्लाह आप और बहुत से ओलंपिक्स खेलेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप जाते हैं 4 साल के बाद आता है तो प्रेशर था इस गेम के लिए? नहीं, मेरे को स्टार्टिंग से प्रेशर आया नहीं। अगर मतलब बोलते हैं कि एथलीट हार्ट बीट बढ़ जाती है एथलीट्स की मैचेस के टाइम पे, बट मेरा ऐसा नहीं होता कभी भी। हार्ट बीट आज तक नहीं बढ़ी। एक मैच में बढ़ी थी, उस टाइम पे मेरी इंजरी थी तब। 2000 पिछले साल की बात है ये। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दिल्ली में हुई थी तब, और उस टाइम पे मैंने पिस्टल सिर्फ मैच से 5 दिन पहले उठाई थी। और काफ़ी ठीक था मैच वो, और तब मेरे को फील हो रहा था कि यार पेन आ रहा है। उस पेन में मैं शॉट फायर कर रहा था और तब मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी कि ज़्यादा, हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। मेरे को शूटिंग की वो नहीं थी दिक्कत, मेरे को शोल्डर की ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तब, कि ओवर ना हो जाए पेन, पिस्टल उठ ना जाए, मतलब पिस्टल उठनी बंद ना हो जाए, वो सारा कुछ पता लग रहा था। फिर तब उस टाइम पे था कि पहले अब शूटिंग बंद करो और पैक करके अपना शोल्डर पे वर्क करते हैं सबसे ज़्यादा। और हम देखते हैं कि जब मैच चल रहा था तो मैच के बीच में कोचेस कई बार आपके पास आते हैं और पहले आपको उन्होंने कुछ कहा, लाजमी है कुछ समझाया होगा, फिर मनु भाकर के पास इंडिविजुअली वो गए। वो जो बातचीत होती है वो कितना मदद करती है एज एन एथलीट आपको? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा मिक्स टीम होती है ये चीज़, रेस्ट वाला, और इंडिविजुअल गेम में नहीं होता। और उसमें ये चीज़ होती थी कि लाइक हम एक टाइम पे बीच में लाइक पता नहीं 6-4 चल रहा था, हम इंडिया का 4 था और कोरिया का शायद 6 था। तब उस टाइम पे उस मोमेंट में मैम ने समझाया कि जस्ट अपना एक शॉट निकला, सेकंड शॉट पे वर्क करो, पिछला शॉट मत सोचो, क्योंकि वो पॉइंट जा चुका है अब। तो अगर तुम उस चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो फिर मैच का क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो मतलब मोटिवेट किया उस चीज़ से कि फिर वो अगेन नेक्स्ट स्कोर पे बात करे, तो मतलब आगे एग्जीक्यूशन करे थे अगले शॉट की, ना फ्यूचर में जा रहे हैं ना पास्ट में, जस्ट प्रेजेंट वो कर रहे थे। एंड उसके बाद सारा कुछ होने के बाद ब्रॉन्ज मेडल आ गया। ब्रोंज मेडल की फीलिंग कैसी होती है, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया होगा। मैं इसे अलग तरीके से पूछता हूँ कि ब्रोंज मेडल अब आ गया है
और ओलंपिक्स आपके पास खेलने का भी वक्त और काफ़ी है कि आप खेल सकते हैं, और तो कैसे देखते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी आगे भी बढ़ना है, चढ़ना है, और जब ये मेडल आ जाता है तो एक्सपेक्टेशन देश की और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरबजोत अब सिर्फ धीन गांव के बेटे नहीं है, हरियाणा के बेटे नहीं है, पूरे पूरे भारत की शान है। उस टाइम पे सर ऐसा था कि जब ब्रॉन्ज मेडल आया, मेरा जितने भी मेडल आए, जब भी मैं पोडियम मैंने अटेंड किया, हर बार रोंगटे खड़े होते हैं हर बार इंडिया के लिए कि हाँ मैंने इंडिया के लिए किया, कुछ जस्ट किया। ये नहीं कि मैंने मतलब अपना वो कर दिया बेस्ट, बट हाँ मैं ये जब तक शूटिंग कर रहा हूँ मैंने इंडिया के लिए अपना बेस्ट देना है। स्टार्टिंग से मेरा यही रहा है, और उस मोमेंट में थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल कि ओके अब आगे की तैयारी करते हैं। ये चीज़ एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ, और मतलब अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी वही सेम चल ही रहा है, कभी कोई आ रहे हैं कभी कोई आ रहे हैं, तो मतलब टाइम मिलता नहीं, अभी मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिला, वो ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ, वो खुशी तो मी टाइम नहीं मिल पा रहा वो चीज़। और मतलब 1-2 दिन मिला बीच में मेरे को, बट उसमें भी टाइम बिजी। बिल्कुल। क्योंकि आपने जिक्र किया कि जब पोडियम पे जाते हैं, और मुझे लगता है वो कोई भी इवेंट रहा होगा, एशियाड होगा, कॉमनवेल्थ होंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो फीलिंग होती है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम लोग तो घर पे बैठकर जब टीवी पर भी देखते हैं कि तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, तो वो एक नायाब सी फीलिंग होती है। तो कैसा महसूस होता है और क्या लगता है उस वक्त कि और बेहतर करना है, यहाँ तक पहुँचे हैं, एक सेटिस्फेक्शन आती है? और मोटिवेशन मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे को थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है कि अब जैसे 3rd पे आए हम, तो इस चीज़ को कलर चेंज करना है, वो चीज़ कि इंडिया के लिए करते रहना बस। और उसके बाद और थोड़ी मेरे को चीज़ मिलती है कि यार दोबारा फिर अपना बेस्ट दूंगा, वो चीज़। मैं आपकी जो मिक्स डबल्स में पार्टनर थी उनकी बात कर लेता हूँ, मनु भाकर, उनके लिए ओलंपिक शानदार गया है। कैसी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग उनकी है, आपकी उनके साथ है गेम के हिसाब से, क्योंकि आप दोनों का एज ग्रुप तकरीबन सेम सा है, 22-23 साल का, तो लाजमी है कि नीचे से लेकर आप लोग साथ में ऊपर गए होंगे, तो किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है और कितना कंफर्टेबल आप रहते हैं उनके साथ खेलने में? कंफर्टेबल तो ऑब्वियसली होती हैं, बट उस दोनों में हमारा ये है कि दोनों ने 100% देना है अपना जी। और हमारी पहली टीम शायद नेशनल्स में बनी थी, ओके, मिक्स टीम, और उसके बाद शायद एक वर्ल्ड कप था, और पता मतलब याद नहीं मेरे को इतना। उसके बाद अब ओलंपिक्स में थी, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस भी मतलब पता लगता है कि लाइक अब हो जाए, अच्छा करेंगे, दोनों बेस्ट देंगे अपना। उनके लिए ओलंपिक्स अच्छा इसलिए भी है कि 2 मेडल जीते हैं और तीसरा मेडल विस्कर से चूक गए, और जब मैच चल रहा था तो कमेंटेटर ने तो ये तक कह दिया एक वक्त में कि ये मेडल तो आ गया। थोड़ा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं अपनी, बट एथलीट के लिए वो चीज़ थोड़ी गलत होती है कि एक्सपेक्टेशंस वो ज़्यादा थोड़ा, अब मैं बताऊं तो प्रेशर फील कराती है चीज़। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपने आप को प्रेजेंट में रखना वो सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात होती है। जिस तरीके से शूटिंग को हम देखते हैं तो अभिनव बिंद्रा ने शुरुआत की 2008 में, गोल्ड मेडल वो लेकर आए, उसके बाद से लेकर हम शूटिंग में धीरे धीरे बेटर करते जा रहे हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारी नई पीढ़ी मनु भाकर और सरबजोत, तो कहीं ना कहीं एक और फीलिंग रहती है कि आने वाला दौर भी अच्छा ही है। और हमने देखा कि मोहाली से भी एक शूटर थे जो 4थे स्थान पर रह गए, कहीं ना कहीं उन्हें भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेहतर करने का मौका मिले। आप खुद को कैसे तैयार करेंगे आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि ओलंपिक्स तो हो गए, यहाँ पर मेडल भी आ गया, लेकिन आगे एक लंबा करियर सरबजोत के सामने। अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, और अभी लाइक मतलब बहुत चीज़ें करनी है, अभी नेशनल्स भी आने वाली हैं, उसकी भी तैयारी करेंगे, मतलब धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ते जाना है, और गोल सेट भी अभी बनाएंगे डायरी नेक्स्ट 28 के लिए। बिल्कुल। हम इस वक्त जिस जगह पर बैठे हैं ये ढीन गांव है, और यहीं पर आप पैदा हुए, क्योंकि आपकी मदर से मेरी बात हो रही थी और आपकी माताजी ने मुझे बताया कि आप यहीं पर इसी घर में पैदा हुए, और जिस जगह पर हम हैं इस वक्त हम खेतों के बीचों बीच है। आपके साथ मिलकर तो लाजमी है कि मज़ा आया ही, एक बार मौसम चेक करो आप। बिल्कुल, और इस जगह पर आकर भी बहुत मज़ा आया है। तो अब मैं आपके बचपन की तरफ जाना चाहूँगा, और बचपन से वापस हम इस मुकाम पर आएंगे जहाँ पर आज आप हो। आपका बचपन किस तरीके से यहाँ पर रहा, कैसे आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े, और शूटिंग में एंट्री कैसे हुई? सर पहले स्कूल टाइम में मेरा ऐसा था कि ओनली स्टडी, और दूसरे भी स्पोर्ट्स में करता था। मतलब जो मेरे दादू जी हैं वो स्टार्टिंग से मतलब मेरी फ़ोटोज़ करते रहते थे छोटे होते ही, और उन्होंने बताया, और मैं जब भी देखता हूँ अपना सारा छोटे होते कि मैं रेस भी करी है, ओके, खेलता भी था, मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हर बार। और जब स्कूल चेंज हुआ फिर उस टाइम पे कबड्डी,
और भंगड़ा, वो एनुअल फंक्शंस पे सारा कुछ, मतलब अदर एक्टिविटीज़ भी करता रहता था मैं छोटे होते। स्टार्टिंग से ही था मेरा वो। फिर शूटिंग का चुलबुले था, हाँ, सब कुछ करता था मैं, कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। जैसे स्कूल टाइम में क्रिकेट, वो हॉकी, वो सब कुछ खेलता था मैं, एंड बास्केटबॉल मोस्टली। और फिर उसके बाद एक मोमेंट आया कि फ़ुटबॉल में ही चला गया मैं बिल्कुल ही, कि फ़ुटबॉल अच्छा लगता था काफ़ी, क्योंकि स्पीड भी थी अच्छा और सारा कुछ गुड था मेरे लिए वो। 2012 समर कैंप, उस टाइम में एक डिफरेंट गेम मिली मेरे को, शूटिंग। कि लाइक सारे दोस्त करने लग गए, मैं उनको देखता था कि क्या कर रहे हैं ये, और मैं अकेला फुटबॉल में। तो मेरा मन सा उठ के शूटिंग में चला गया। तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को शूटिंग करनी है। तो पापा कहते कि काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, तू कोई और ट्राई कर ले, एंड उन्होंने बात ख़त्म कर दी। तो मैंने फिर जो स्कूल के चेयरमैन होते हैं उन्होंने बात करी पापा के साथ। तब उन्होंने बताया कि एक बार आप इसको शूटिंग में डालो, कि एक तो टोटली डिफरेंट गेम है और इसको आप अच्छे बेनिफिट्स और रिजल्ट मिलेंगे आपको। बेनिफिट्स का तो पता नहीं, बट रिजल्ट अच्छा मिला। अच्छा मिला। और क्योंकि हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आपके घर गांव पहुंचे, थोड़ी रिसर्च हमने भी की, तो हमें पता चला कि आप बचपन में भी जो गन है उसे लेकर घूमते थे, और घर वालों को ये लगता था कि कुछ ना कुछ आप इसी में करोगे, या तो आर्मी या फिर इसी तरीके का कुछ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जरा। नहीं, आर्मी का नहीं था मेरा स्टार्टिंग से, बट हाँ, गन्स रखने का था शौक। हाँ, शौक था। फिर जब शूटिंग स्टार्ट करी मैंने, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था कि लाइक शॉट भी लोड करने को मिल जाए मैं तब भी खुश था। तब इतना था मेरे को कि आज मैंने वेपन चलाया, ये वो घर पे आके बताता था मैं। इतनी खुशी होती थी। फिर अब थोड़ा मैं डीप चलने लग गया कि अब टारगेट पे क्यों नहीं आ रहा शॉट, क्योंकि दीवार पे लगते थे मेरे 3-4 दिन दीवार पे लगे। तो मेरे को फील होने लग गया कि अब तो टारगेट पे लेके आना है, बहुत टाइम हो गया, बहुत फन कर लिया। उस टाइम पे जो थे हमारे उस टाइम पे स्कूल टाइम में, उन्होंने मतलब ठीक करी। साल के बाद फिर थोड़ा मैं अपने आप, मैंने कॉल भी करी, कॉल भी नहीं उठाते थे कोई भी। तो फिर वो शायद यमुनानगर चले गए थे, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन, ना कुछ, ना कॉन्टैक्ट। यही मुश्किल दौर होता है शायद, यही मुश्किल दौर होता है उस टाइम पे। तो स्कूल में से निकाल के उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे रख ली, ट्यूबवेल पे। फार्म हाउस था उनका वो, तो वहाँ पे कोच थे शायद शक्ति राणा जी। तब उन्होंने ट्यूबवेल पे रख ली। तो मैं स्कूल करके सीधा स्कूल से वहीं पे चला जाता था। वहाँ से शायद 15-10 मिनट का रास्ता था साइकिल पे। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर करके रात मतलब 7-8 बजे मैं वापस आ जाता। और कितने साल के थे आप उस वक्त? 12 साल। तो 12 साल में इतना जज्बा था कि ये तमाम चीज़ें करें, और मतलब अपने आप में, क्योंकि 12 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा चुलबुला भी होता है और बहुत चीज़ों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी होती थी। बट उस टाइम पे मैं ऐसा था कि इसी में करूँगा। अच्छा। मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि क्लैरिटी वाइज, हाँ, उस टाइम पे मेरे क्लैरिटी आ गई थी कि हाँ ये चीज़ करनी है मैंने। और फिर उस टाइम पे लाइक जाने लग गया मैं, वहीं पे ट्रेनिंग करी, ट्यूबवेल पर ही आपकी शूटिंग होने लगी। तो उसका कारण क्या था कि वो ट्यूबवेल पे कर रहे थे? क्योंकि एक्सपेंसिव गेम है और इतने पैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो स्कूल में थी वहाँ पे स्पेस कम थी, शूटिंग के लिए स्पेस कम थी। जो 10 मीटर होती थी ना, वो 10 मीटर भी नहीं थी। उस टाइम पे 10 मीटर हमने वहीं पे बना ली। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि अब यहीं पे ठीक है, यहीं पे करेंगे, बेस्ट है। तो फिर जो मेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट थी तब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। 2014 में थी वो फर्स्ट। और उसके बाद धीरे धीरे मैं करता चला गया, पापा को भी अच्छा लगने लग गया कि हाँ बच्चा कर रहा है, ठीक कर रहा है, और काफ़ी कंसंट्रेट भी है उसका गेम की तरफ, और ज़्यादा कुछ हरकतें करता भी नहीं, अब सीरियस हो गया चीज़ों को लेके। 12-13 की एज में। तो मतलब घर वाले ही बोलते थे कि थोड़ा फैमिली टाइम भी इंजॉय कर ले, बट मेरा ऐसा था कि मेरे को शूटिंग करनी है, कि बार स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। हाँ, और कि मेरा मतलब उस टाइम उस एज में मैंने पैशन बना लिया उस चीज़ को कि शूटिंग ही करूँगा। मतलब 12 की एज से मैंने थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय किया ही नहीं। ये चीज़ थी। और फिर धीरे धीरे 2016 में मैं अभिषेक सर के पास आ गया। क्योंकि उस टाइम पे एक मैच था मेरा, वेपन, मैं बोला कि भैया वेपन दे दो मेरे को, ये मेरा मैच है। तो उन्होंने मना कर दिया कि तू बच्चा है, तू लेके नहीं जा सकता, ये वो सारा कुछ। तो फिर मेरे को फील हो गया, है ना। तो फिर उस टाइम पे अभिषेक, जो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने अभिषेक सर को मिलवाया, वो भी शूटर थे। दोनों मतलब सारे फ्रेंड्स थे, शक्ति, अभिषेक सर और अभिनिंदर जो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने सारा कुछ किया। तो इन्होंने सर से मिलवाया कि ऐसे ऐसे इसको तैयार करो। 2016 में उनके पास आ गया था। एंड
तब तो इतना नहीं पता था शूटिंग के बारे में, जस्ट एक ये तो पता था कि साइड देख के ट्रिगर चलाना, इतना ही था। चलाना। तो आप कह रहे हैं कि आप अभिषेक राणा जो आपके कोच अभी भी है, आप 2016 में आए, उसके बाद की जो जर्नी थी वो स्मूथ थी, कैसी थी वो थोड़ा सा बताएं। साथ ही फन टाइप थी बिल्कुल। ओके हाँ, कि लाइक जस्ट इंजॉय करके अपना घर पे आ जाता था। मतलब आप सीख भी रहे थे और फन भी पूरा कर रहे थे, और सीरियस भी नहीं था, बट रिजल्ट भी मिल रहा था। ओके, ये चीज थी। तो वो सबसे बेहतरीन पीरियड भी होता है शायद, कि रिजल्ट्स भी मिल जाएं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं। बड़े अरीना में कैसे आपका आगाज हुआ, कैसे आप उतरे, और वहां के रिजल्ट्स के बाद आगे के लिए किस तरीके की तैयारी रही? और अभिषेक राणा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपके मुंह से सुन रहा हूँ, उनका कितना किरदार रहा इन तमाम चीजों में? हर बार उन्हीं का रहा है। एंड 2016 से मतलब जब पता लग, उन्होंने बताया कि ऐसे 60 शॉट का मैच होता है, ट्रिगर, फॉलो थ्रू, टाइमिंग, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि यार टाइमिंग क्या चीज़ है, ये सारा कुछ आई ब्लेंडर तक का नहीं पता था मेरे को। तो जो आँख पे लगाते हैं उस चीज़ का नहीं पता, तो मेरे को सारी चीज़ सर ने बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। मैं तो हो गया कि लाइक इतना सब कुछ होता है। तो मेरे जब मैंने आई ब्लेंडर लगाया तो आँख मतलब सिर दुखता था मेरा इतना, क्योंकि फोकस आदत नहीं थी, एक आँख बंद करके चलाता तब। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद स्कोर करने बोला उन्होंने कि मैच कर एक, तो काफ़ी डाउन गया वो, मतलब 515 कुछ ऐसा, जो कि क्वालिफाइड स्कोर होता है वो। ओके। एंड फिर धीरे धीरे मतलब होने लग गया कि अब तो करूँगा, क्योंकि बहुत कम स्कोर है, ये है वो है। तो मेरा ट्रेनिंग में आज तक नहीं गया था। ओके। और सीधा नेशनल गया मैं, और जो मतलब रेंज पे होते थे कि तेरा तो नहीं होएगा कुछ, ये वो सारा कुछ बोलते थे कि डिमोटिवेट थोड़ा, कि कोई नहीं तू बस मैच खेल के आ, बाद में ट्रेनिंग देखेंगे। तो मैंने आज तक ट्रेनिंग में नहीं मैच किया था वो। अच्छा। और नेशनल 2016 की बात है ये, 2017 में वो मैच खेला मैंने, और उसका स्कोर था 572, जो कि मैंने आज तक ट्रेनिंग में भी नहीं मारा था। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग वो सारा कुछ, एंड रेगुलर आना जाना, और घर पे भी मैं रात को ट्रेनिंग करता था, वो सारा कुछ मैंने 2016 से लेके 17 तक, मतलब कुछ 10 महीने थे मेरे पास जब मैं सर के पास ही आया था। और तब मैं इतना कर दिया था कि लाइक करना है, 560 तक आ गया था, 560 से ऊपर कभी स्कोर नहीं गया था मेरा ट्रेनिंग में। ओके। तो वो सीधा मैच में जाके लगा, वो भी कंसिस्टेंटली सीरीज थी सारी, 96 96 96 96, लास्ट 93 की थी। ओके। कि प्रेशर में आ गया मैं। वो सोचने लगा कि अब तो 76 लग जाएगा, दिक्कत ही नहीं। वो चीज़ फिर 572 लगा जाके, तो मैं खुश था काफ़ी। तो मेरे को फाइनल्स का नहीं पता कि कैसे होते हैं। तब मैंने कोच को कॉल करी कि सर ऐसे ऐसे मेरा टॉप 8 में नाम आ रहा है, तो क्या करूं? तो वो तो उन्होंने तो फ्लाइट करवा के निकल गए थे, वो तो एयरपोर्ट पे थे। अच्छा। तो उनको था कि ये तो बस क्वालिफिकेशन खेल के अपना वापस आ जाएगा, तो ये तो वापस हो गए थे सारे। तो मैच में अकेला ही खेला, केरला में था ये मैच। ओके। तो मैं बिल्कुल अकेला वहाँ पे, मेरे को कुछ पता नहीं कि करना कैसे है सारा कुछ। उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार अब कैसे है ना सारा कुछ, नया बच्चा, हाँ जी, वो सारा कुछ मेरे लिए पहला था वो सारा कुछ। तो मैंने कोच को कॉल करी, उस टाइम पे उनके साथ फ्रेंड थे उनके, तो उन्होंने समझाया कि मेरे को ऐसे ऐसे फाइनल होता है, तो बता। फिर मतलब वो तो नॉर्मल उसमें बताया उन्होंने कि ऐसे 5-5 शॉट की 2 सीरीज होएंगी, फिर 2-2 के बाद आपकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला मेरा जूनियर का फाइनल था, उसमें मैं 6ठे नंबर पे निकल गया, और यूथ का फिर फाइनल था, वो उसमें मैं 3rd आया। ओके। वो मेरा लाइफ का पहला मेडल था। अच्छा। मतलब वैसे मेडल आते रहते थे, शूटिंग का मेरा पहला था कि जिससे मैंने प्रॉपर वो करी। उस मेडल के बाद मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन हुई कि मेरे को अब इसको कर ही देना है, कि क्लियर अब इसी में जाना है, बस इसी को पॉलिश करना इसको ही वो करना है सारा कुछ, इसी को ही। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, करता था बस जितनी लगन से उस चीज़ को करता था मैंने उतना कभी नहीं किया। फिर 18 की बात, 18 में मैं जूनियर का सिल्वर मेडल लिया, यूथ का गोल्ड। फिर 19 में मैं जूनियर का गोल्ड लिया, सीनियर का सिल्वर, और यूथ का अपना गोल्ड अगेन। हाँ जी, मिक्स टीम गोल्ड अगेन, टीम गोल्ड हो गया। मतलब 6-7 मेडल थे एक ही नेशनल में। फिर 19 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल था, वर्ल्ड कप। ओके। सूल, जर्मनी। और फिर उसके बाद एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप। तो उस टाइम के अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं, 2018 और 17 काफ़ी
स्ट्रगल एंड फन भी किया हमने। मतलब मैं यहाँ से घर से बस में जाता था और वहाँ पे मतलब जब भी संडे होता था तो मैं 8-9 बजे पहुँच जाता था वहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद शाम को 6 बजे आता था वापस। कि मेरा होमवर्क जो स्कूल का होमवर्क होता था वो भी मैं रात को ही करता था जब भी मेरे को टाइम मिलता, नहीं तो छोड़ देता था, गाली खा लेता था मैम से। अच्छा, ऐसा था। फिर एंड उस मोमेंट में अगर स्कूल टाइम की बात करूँ तो जब भी मतलब मंडे को जैसे स्कूल हुआ मेरा तो सुबह 7 बजे जाता था मैं और रात को मतलब नहीं दोपहर को 2 बजे छुट्टी होती थी स्कूल से, तो फिर 1 घंटे का लंच का टाइम मिलता था मेरे को। तो लंच के बाद मैं सीधा फिर बस पकड़ के रेंज पे, तो मैं रात को 8 बजे आता था। तो कभी घर वाले इस पूरे प्रोसेस में कहते नहीं थे कि नहीं बेटा ठीक है मेडल तो ठीक है लेकिन पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखो? हाँ बोलते तो मतलब होता ही है बच्चे मतलब पापा फैमिली को तो होता ही है कि यार कुछ कर ले, अपनी थोड़ा अपना स्टैंड अप कर ले अपने उस चीज़ को। बट मेरे दिमाग में था कि मैंने शूटिंग में ही कुछ करके दिखाना है। एंड फिर धीरे धीरे मैं अपना चलता चला गया, बिल्कुल ही स्कूल ख़त्म हो गया मेरा, है ना। तो कॉलेज उस टाइम पे, और कॉलेज के टाइम पे मैं बिल्कुल ही फ्री हो गया डीएवी कॉलेज की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा, हमेशा ही रहता है। जितने भी एथलीट्स रहे हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि मतलब अटेंडेंस की दिक्कत नहीं कोई। उस टाइम पे 2019 में मैं इतनी ज़्यादा फोकस के साथ करी शूटिंग। एशियन एयरगन शूटिंग चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप और नेशनल, तीनों के गोल्ड थे उस टाइम पे। और फिर कोविड आ गया 2020, फिर उसके में मैंने मतलब मेरे को पता नहीं था कि मतलब अब कोविड के टाइम पे ट्रेनिंग कैसे करनी, तो मैं घर पे ट्रेनिंग करता था, ऐसी 3 घंटे ट्रेनिंग करता था। फिर बाकी तो यहाँ पर आप कैसे मैनेज करते थे शूटिंग रेंज और वो सारी चीज़ें किस तरीके से करते थे? मेरे पास शूज़ ले ली थी मैंने तब। अच्छा। सर की रेंज थी अम्बाड़ा वाली, तो वहाँ से लेन उतार के मैंने घर पे लगाई थी हॉल में। हॉल काफ़ी मतलब ज़्यादा स्पेस है, तो मैं 3-4 घंटे लगाता था। बाकी की मैं दोस्तों के साथ गेम खेलता था फ़ोन पे, PUBG थी तब तो उस टाइम पे। तो मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट किया उस मोमेंट भी। कोविड के टाइम पे ऐसे नहीं फील हुआ कि लाइक अब तेरी ट्रेनिंग ख़राब हो रही है, वो सारा कुछ, वो पीरियड भी काफ़ी इंजॉय किया मैंने। और मोस्टली ज़्यादा वर्कआउट, मतलब कोविड के टाइम पे भी कुछ नहीं छोड़ा मैंने, बिल्कुल जैसे करते थे वैसे ही रहा है। और जिस जगह पर हमें यहाँ पर अगर कोविड भी हो तो शायद वो भी पहुँचेगा नहीं क्योंकि बहुत फ्रेश एयर और बिल्कुल गांव का वातावरण है। क्योंकि ये तो आपके मेडल्स की जर्नी रही। इसके आगे जब ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो दौर कैसा था? और क्योंकि भारत के लिए 140 करोड़ की आबादी और मेडल्स उतने ज़्यादा आते नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दिमाग में ये था कि नहीं यार मेडल तो लेकर आना है। किस तरीके से तैयारी कर रहे थे? मैंने मेडल के बारे में नहीं सोचा कभी। मैंने ये सोचा कि अपना बेस्ट देते चला जाना। कि होता था बीच में एक ऐसा डाउन आया कि लाइक मैं 550 पे चला गया था। अच्छा। ये 2019 के बाद की बात है, एक इंटरनेशनल खेलने के बाद तो ट्रायल्स हुए थे, तो उसमें काफ़ी डाउन चला गया मैं। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर अप लेके आया उस चीज़ को। एंड उस टाइम तो था कि लाइक चलो ठीक है, कोविड भी निकल गया। उसके बाद फिर ऐसा था सुबह 5 बजे उठ के अपना रनिंग पे चले जाना, मतलब अंदर से वो चीज़ निकली कि अब तो करूँगा ओलंपिक का सारा कुछ। मतलब वो 1 साल का पीरियड था जिसमें मैंने ओलंपिक के बारे में सोचा। कोविड ख़त्म होती एक ऑनलाइन इंटरनेशनल मैच था, एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप, तो उसमें मैंने 581 मारा था। तब मेरा वो ब्रॉन्ज मेडल आया तब। एंड वो तो चलो ऑनलाइन थी गेम। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली, तब वो मेरा फर्स्ट नहीं सेकंड इंटरनेशनल था। तो ऑनलाइन गेम कैसे खेली जाती है? वो ऑनलाइन तो जस्ट एक लैपटॉप और वो सारा कुछ कैमराज लगा के तो वो दिखाते थे सभी एथलीट्स को कि ऐसे ऐसे स्कोर गए हैं सभी के। वो चीज़ वो एक बार हुआ था कोविड के टाइम पे। तो उसके बाद उस टाइम पे सौरभ ने अपना गोल्ड, अभिषेक भैया जो अभिषेक वर्मा उस टाइम, तो उनका सिल्वर था, मेरा ब्रॉन्ज था तब। हाँ जी। एंड काफ़ी अच्छा था वो। और उसके बाद वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली, वहाँ पे मेरा मैच था। मैच वाले दिन मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। और ट्रेनिंग ऐसी थी कि लाइक 590 बहुत अच्छा चल रहा था। काफ़ी मतलब कह सकते हो उस चीज़ को कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल थी वो चीज़। 590, 588, 585 मेरा बैड मैच होता था तब की ट्रेनिंग बहुत नेक्स्ट लेवल हो रखी थी। और 585 मैच वाले दिन डायरी नोट करी मैंने सुबह उठ के।
मैच में जाके ये करना है। तो मैच से एक दिन पहले मेरा टेस्ट हुआ था तब, और जो मैच वाले दिन मेरी रिपोर्ट्स आई कि पॉजिटिव है। ओके। तो मेरे को एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। तो मतलब काफ़ी फील हुआ उस टाइम पे कि यार इतना अच्छा कर रहा था और ये मोमेंट आ गया एकदम से। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ कि मतलब रोना आता था कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी मौका नहीं मिला खेलने का। 3 महीने बाद दोबारा फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी, बिल्कुल फ्रेश होके। तो जब मैं घर आया वापस, मतलब हॉस्पिटल में नहीं रहा, एक रात रहा हूँ हॉस्पिटल, तो मेरा मन हो गया कि मेरे को घर जाके मैं अपने आप सेट हो जाऊँगा। तो मैंने मेल डाल दिया ऐसे फेडरेशन में कि मैं घर जाऊँगा, घर पे जाके सेट हो जाऊँगा सारा कुछ। तो फिर मैंने जब घर आके टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव हुआ। तो आपकी ये पूरी की पूरी जो जर्नी है बहुत खूबसूरत है लाजमी तौर पर, और अभी आगे की जर्नी इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि खूबसूरत भी होगी, डिफ़िकल्ट भी होगी, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। किसको श्रेय देना चाहेंगे अब तक की जर्नी के लिए? माँ बाप होते हैं, कोचेज़ होते हैं, सबका भी योगदान लाजमी तौर पर होता है, लेकिन अगर कहें कि ड्राइविंग फोर्स क्या रही है? जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेरे को देखा है, फैमिली तो चलो फाइनेंशियली तो सब कुछ फैमिली की तरफ से ही आता है। दादू ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी मेरे को, मतलब जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट करी, जब से लेके और अब तक। तो मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है कोचेस की तरफ से। तो मतलब नेक्स्ट लेवल वो चीज़ कि मतलब सर ने मेरे को कभी ऐसे नहीं फील होने दिया कि तू अकेला है, ऐसा था। और बाहर जाके मतलब मैच खेल के आता था और काफ़ी अच्छा होता था। स्टार्टिंग में एक फ़नी बात ही बताता हूँ कि जब मेरा इंटरनेशनल मैच होते थे तो स्टार्टिंग में लेने आते थे मेरे को। जब इंटरनेशनल में जाने लग गया तो बाद में ये बोलने लग गए तो कैब करके आ जियो। मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। मेडल भी आते थे, मेडल नहीं आते तब भी कहते थे कि तू कैब करके आ जियो। कौन कहता था? पापा। अच्छा। हाँ जी, मोस्टली पापा ही कहते थे कि ट्रैवल काफ़ी लंबा हो जाता था, तुमसे ट्रैवल नहीं होता था इतना। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर मेरे को आदत डल गई कि मैं अपने आप आ जाऊँगा। एशियन गेम के टाइम पे आए थे तब, मतलब काफ़ी टाइम के बाद एशियन गेम्स के टाइम पे लेने आए थे तब। अच्छा, ओके। और किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं सरबजोत? क्योंकि हम आखिर में अपने इस सेगमेंट में पहुंचे हैं, तो किसे आइडल मानते हैं और किसे देखते हैं कि हाँ इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, या देखते हैं? नहीं, रोल मॉडल तो नहीं था कोई। अच्छा। मतलब मैं ऐसा था कि बस अपने आप में रहूँ हर बार, कि मतलब मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं किसी से बात भी नहीं की, रेंज पे नहीं करता कोई बात। अच्छा। कि मैं अपना काम करके वापस हो जाता था। तो शायद इसीलिए विल पावर भी इतनी स्ट्रांग है। और जो आप कह रहे थे कि शूटर्स जनरली फील करते हैं, क्योंकि कहते भी है कि जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके की बात शूटर्स ही करते हुए नज़र आते हैं। हाँ जी, होता है ये चीज़। मेंटल प्रेशर भी तब आता है कि जब हम फ्यूचर सोचने लग जाते हैं ड्यूरिंग द लेन। बिल्कुल। और उस चीज़ को मैं प्रेजेंट में रखना, वो काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ है कि अपने आप को प्रेजेंट में रखोगे तो अपना बेस्ट दोगे। अगर आप फ्यूचर सोचते तो वो इफेक्ट माइंड पे करती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को प्रेजेंट में रख के अपना बेस्ट देता चला गया और आज तक। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ अब, और वो सवाल हम सब से जुड़ा हुआ है कि हमारा जो युवा है, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बहुत ज़्यादा रुख कर रही है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि उससे दूर रहें? क्योंकि आप उनके लिए एक मोटिवेशन हो सकते हैं, 22-23 साल की उम्र अभी, और इन तमाम चीज़ों से दूर। मैं बस इतना ही कहूँगा, जो मेरे से उस गेम के हैं और अदर गेम्स के हैं, नशे जितने भी हो सकते हैं उतने, जितना दूर रह सकते हो आप उतना दूर रहो। क्योंकि इससे कोई फ्यूचर बनने नहीं वाला, वो जस्ट एक टाइम की खुशी होती है। मोमेंटियस चीज़ है। मोमेंटियस चीज़ है वो, कि उससे आपका कभी फ्यूचर नहीं बनने वाला, ना उससे आपका करियर बनेगा। मैं बस इतना कहूँगा कि कोई एक गेम चुनो जिससे इंडिया का बेनिफिट हो, इंडिया को मोस्टली मेडल मिले जितने हद तक हो सके। जैसे कि चाइना देख लो अब कहाँ पहुँच चुका है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अनमैचेबल है। हाँ जी, सच में। हम उनको कब आते हैं सिर्फ जूनियर चैंपियनशिप्स में, उनमें कंपटीशन नहीं है तब। अगर सीनियर में बात करें तो लेकिन ऐसा क्या फ़र्क आ जाता है जूनियर और सीनियर में? कितना फ़र्क आ जाता है? जूनियर में वो हारते हैं, सीनियर में जीत जाते हैं। ट्रेनिंग का कुछ फ़र्क है? हाँ, हो सकता है ट्रेनिंग का, क्योंकि अभी हमारे इंडिया के जूनियर्स ही सीनियर में बैठे हैं। मैं अब मतलब 2021 से देख रहा हूँ कि सीनियर एक शूटर नहीं मिला मेरे को, सारे जूनियर ही सीनियर कैटेगरी में खेलते हैं। वही सारे के सारे। हाँ जी, जो जूनियर हैं, तो वही जूनियर टाइम में भी थे, बेस्ट दिया उन्होंने। अब सीनियर में कंपटीशन मिला, तब मेडल थोड़े कम हो गए।
बिल्कुल, लेकिन आने वाला वक्त बहुत सुनहरा लग रहा है भारत के लिए, क्योंकि सरबजोत है, मनु भाकर है, नीरज चोपड़ा लगातार बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी जब होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत और मेडल जीतेगा। बहुत अच्छा लगा सरबजोत, ब्रोंज मेडलिस्ट सरबजोत से बात करके और आपकी पूरी जर्नी के बारे में जान के, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपके साथ और बातें होती रहेंगी आने वाले वक्त में और आप ऐसे ही मेडल्स जीतते रहेंगे।